तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर वापस संस्कृत व्याकरण के एक नए टॉपिक कारक में आ चुके हैं, जो कि कारक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होगा। कारक का मतलब क्रिया के साथ जो कर्ता करता है, क्रिया के साथ जो कर्ता या प्रत्यय का जो मिलाप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, कारक कहते हैं। जब कारक समझेंगे तो विभक्ति अपने आप को क्या हो जाएगी जी, समझ में आएगी। अब जैसे आपने विभक्ति पढ़ा होगा कि विभक्ति कितना होता है जी, 7 होता है। विभक्ति कितना होता है, 7 होता है। तो विभक्ति 7 होता है, तो आखिर उस 7 को विभक्ति दिया क्यों है? उसका अनुवाद भी तो 7 तरीके से और 7 जगहों पर बनाया जा सकता है ना जी। जैसे हम लिखते हैं कि बालक जो है सांप से डरता है, बालक सांप से डरता है, तो वहां पे विभेति जो है वहां पे एक सूत्र लगता है, भीतरा थारनाम भय हेतु। भीतरा थारनाम भय हेतु में पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। तो पंचमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? जैसे वहां पे हो रहा है वह सांप से डरता है, तो से डरता है तो वहां पे कारक भी लगा है ना जी। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए आप लोग ऐसे पढ़ते हैं ना जी, तो वही कारक चिन्ह हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कारक, हेडिंग डालेंगे कारक। लिख लिए सभी लोग? तो लिखेंगे क्रिया के साथ, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में कारक मुख्य रूप से 6 होते हैं। कारक मुख्य रूप से 6 होते हैं जो प्रत्यक्ष संबंध दिखाते हैं। और क्रिया के साथ, और क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखने वाले, क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखने वाले 2 कारक होते हैं। देखेंगे, अभी हम आपको बताया कि कारक जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से कौ गो होते हैं? 6 गो। और अप्रत्यक्ष रूप से कितने होते हैं? 2 गो। तो टोटल मिला के हमारे पास कारक कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखिए, इसमें अलग अलग इसलिए वर्णन किया गया ताकि आपको समझ में आए कि प्रत्यक्ष क्रिया के साथ कौन लग सकता है और अप्रत्यक्ष में या क्रिया के साथ नहीं लग सकता है। आ रहा समझ में? यानी क्रिया जहाँ पे हो रही हो वहाँ पे काका के की हम लोग ना लिखेंगे, शेषा शेषी ना लिखेंगे। देखिए, कर्ता प्रत्यक्ष रूप में सबसे पहले कर्ता जो है वह क्रिया के साथ रह सकता है। कर्ता जो है किसके साथ रह सकता है? क्रिया के साथ। कर्म के भी साथ में हम लोग क्या रख सकते हैं जी? क्रिया रख सकते हैं।
करण के भी साथ में क्रिया रख सकते हैं, संप्रदान के भी साथ में क्रिया लगा सकते हैं, अपादान में भी क्रिया हो सकता है और अधिकरण में भी क्रिया हो सकता है। यानी जिसमें क्रिया प्रत्यक्ष रूप से काम करती है, डायरेक्टली रूप से काम करती है, वह क्या होता है जी? प्रत्यक्ष रूप में कर्ता कारक होता है। आज समझ में आया? कारक, तो कारक मुख्य रूप से 6 हुआ जो प्रत्यक्ष होता है, और 2 हो गया अप्रत्यक्ष से, तो अब कारक मिला के कुल कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए जी? 8। अब हम लोग एक एक करके सभी कारकों को पढ़ लेंगे। तो लिख लेंगे प्रत्यक्ष कारक और अप्रत्यक्ष कारक। लिख लिए सब कोई? कारक लिख लिए। कारक में 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। एक प्रत्यक्ष कारक हो गया, दूसरा अप्रत्यक्ष कारक। प्रत्यक्ष कारक में 6 कारक होते हैं और अप्रत्यक्ष कारक में 2 कारक होते हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कर्ता कारक, हेडिंग डालेंगे कर्ता कारक। विभक्ति भी एक ही साथ में पढ़ना है ताकि आगे कंफ्यूजन न हो। कर्ता कारक में लिखेंगे क्रिया करने वाले को, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कहीं भी क्रिया को संपादित करने वाला अगर करता है तो वहां पे कौन सी विभक्ति हम लोग लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे यथा, यथा मतलब जैसे, रामः खादति, रामः खादति, इसमें कर्ता कारक क्या है? खादती है। तो क्रिया क्या है? क्रिया राम है। ये इसको समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ। कर्ता कारक क्या इसमें? राम, और क्रिया क्या है? खादती है। बैठिए, यहाँ पे आप देखें कि यथा राम खादती, यानी खाने का जो काम है वह कौन कर रहा है जी? राम। तो क्रिया, ये खाना क्रिया हुआ, और करने वाला, इस क्रिया को करने वाला, ये हमारा क्या हो गया जी? क्रिया हो गया। क्या हो गया? क्रिया। तो इस क्रिया को करने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। करने वाला को ही क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो खाने वाले भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएंगे। तो राम खादते मतलब राम खाता है, तो खाने का क्रिया जो है कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसलिए इसमें कौन सा विभक्ति लगाया गया है? प्रथमा विभक्ति में ये होता है ना जी, प्रथमा विभक्ति यहाँ से लगाया जाता है। विभक्ति कभी क्रिया में नहीं लगती है। विभक्ति क्रिया में लगाते हैं जी, ये तो क्रिया है ना, ये तो आपको क्रिया, आपको वचन के आधार पर लगाए जाते हैं। विभक्ति यहाँ पे होता है, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ये ना विभक्ति होती है। तो अब इसमें प्रथमा विभक्ति में बालकः लिखते हैं ना,
तो यहाँ पे हमारा राम है तो राम लिख दिया गया है। तो यहाँ पे कर्ता कारक में क्रिया को करने वाला ही क्या होता है? कर्ता कारक है। और कर्म कारक क्रिया का फल जिस पर अभी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे समझ गया ना कर्ता कारक, तो लिखेंगे यथा में राम खादते। राम खादते, राम खादते में लिखेंगे हम लोग इस वाक्य में क्रिया का संपादन, क्रिया का संपादन राम है, राम है, इसलिए राम कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक में किसी को दिक्कत, क्रिया करने वाले को, क्रिया को संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को संपादन करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है? जैसे रामः खादते, सीता गच्छते, मोहनः पढ़ते, मदनः कौन सी धावते। तो ये सभी जो उदाहरण है वह किसके उदाहरण है? कर्ता कारक का है। कर्ता कारक में विभक्ति प्रथमा होती है और इसमें देखिए क्रिया तक ये वाक्य क्या हो जाता है जी? सीमित हो जाता है। दूसरा अब हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कर्म कारक। कर्म कारक लिखेंगे क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़े जिस पर पड़े कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक कहलाता है। कौन सा कारक कहलाता है जी? कर्म कारक। यानी क्रिया का फल जिस पे पड़े उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। जैसे में यहाँ पे देखिए हम यथा लिख रहे हैं, रामः दुग्धम पीबते। ठीक है, इसमें भी लिख लेंगे उसी में। इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सा विभक्ति होती है जी? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सा विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और द्वितीय विभक्ति में ही हम लोग बाल का ही लगाते, इसलिए राम का राम ही लगेगा। यहाँ पे यथा में अब लिख लेंगे यथा रामः दुग्धम पीबते। यथा में हो जाएगा रामः दुग्धम पीबते। राम दूध पीता है। राम क्या करता है? अब क्रिया का संपादन जो है किस पे पड़ रहा है जी? फल किस पे पड़े? क्रिया का फल राम पर पड़ेगा। राम तो करने वाला है, कर्ता कारक हो गया ना जी। अभी आपको इसमें देखिए लिखाए हैं कि जो क्रिया का संपादन करता है वह कर्ता हुआ। अगर राम देखते हैं तो राम कर्ता हो गया और राम क्रिया किया है पीने का। राम किसका क्रिया किया है? और जो पिया है उसका फल क्या मिला है? दूध मिला है। राम ने क्रिया किया पीने का, तो राम पीबते, यहाँ पे कर्ता कारक राम हो जाएगा और यहाँ पे पीना जो है वह क्रिया हो जाएगा।
क्रिया का फल क्या है? दूध है। राम क्या पी रहा है? हम देख रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, तो वह क्रिया का क्या हो गया? फल हो गया। हम नहीं देख रहे हैं कि राम लिख रहा है, तो राम क्या लिख रहा है हमको ना मालूम है। अगर हम लिखते हैं कि राम अंग्रेजी लिख रहा है, राम संस्कृत लिख रहा है, तो हमको मालूम चल गया ना कि राम क्या लिख रहा है, यानी फल दिखाई दे दिया। तो देखिए यहाँ पे राम दुग्धम पीबती, राम दूध पीता है, तो यहाँ पे राम जो है कर्ता कारक हो गया, और पीना क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, यानी क्रिया हो गया, और दूध जो होगा इसका कर्म हो गया, इसका फल हो गया। यानी कर्ता ने जो क्रिया किया और उस क्रिया का फल जिस पर पड़ गया, क्रिया का फल जिस पर पड़ गया वही क्या हो गया? कर्म कारक। यानी क्रिया का फल जिस पर पड़े वह कौन सा कारक? कर्म कारक में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया। और कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्ता कारक क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और यहाँ पे दूसरा है आपका कर्म कारक, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक। और कर्म कारक में कौन सा विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। किसी को कंफ्यूजन? यहाँ पे यथा में लिख लिया है, लिखेंगे यहाँ पीबती क्रिया है, यहाँ पीबती क्रिया है, जिसका फल दुग्धम है, दुग्धम है। इसलिए दुग्धम, इसलिए दुग्धम कर्म कारक होगा, इसलिए दुग्धम कर्म कारक होगा। तो कर्ता और कर्म में किसी को कंफ्यूजन? तीसरा कारक लिखेंगे करण कारक। तीसरा हमारा हो जाएगा करण कारक। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। करण कारक में लिखेंगे क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक में जो है सो कौन सी विभक्ति लगती है जी? तृतीया विभक्ति लगती है। आ रहा समझ में? तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, आप लिख सकते हैं यथा सह कलमेन लिखते। यथा में हो जाएगा सह कलमेन लिखते। सह कलमेन लिखते, इसका मतलब हुआ वह कलम से लिखता है। इसका हिंदी भी देखिए हम ट्रांसलेट करते हैं, वह कलम से लिखता है। देखिए हमने करण कारक में लिखाया है कि क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसी को क्या कहते हैं?
करण कारक। अब इसमें क्रिया क्या है, सीमा बताइए, इसमें क्रिया क्या है? नहीं करने, तुम बताओ। लिखना, यानी लिखता जो है या ना क्रिया है जी, क्रिया माने एक्शन वर्ड होता है ना जी। बैठिए, तो दिया है कि स कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। इसमें जो है कलम से एकदम आवश्यक क्या है जी, एक कर्ता क्रिया को करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका है जी? कलम का है। कलम ना रहेगा तो वह लिखता है, कैसे लिखेगा? आ रहा समझ में? यानी लिखने के लिए कोई चीज चाहिए ना जी, जो लिखने में अति आवश्यक हो। कलम से लिखे, नीब से लिखे, मार्कर से लिखे, खली से लिखे, माटी से लिखे, ईंटा से लिखे, स्याही से लिखे, खून से लिखे, रंग से लिखे, पेंट से लिखे, किसी भी चीज से लिखे, लेकिन लिखने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। आप मुंह से बोल के ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखने में, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? करण कारक। क्रिया में जो अत्यंत सहायक है उसको क्या कहेंगे? करण कारक। तो इस क्रिया में अत्यंत सहायक क्या है? कलमेन। कलमेन में कौन सा विभक्ति लगी है? तृतीया। जैसे यहाँ पे होता है तृतीया विभक्ति में बालकेन, क्या होता है जी? बालकेन। तो कलम है तो क्या हो जाएगा? कलमेन। आ रहा समझ में? बहुत बच्चा लिखेगा, लिख स कलम लिखती, वह कलम लिखता है। तो यहाँ पे वह कलम ना लिखेगा, कलम से लिखना है। कर्ता ने करण को चाहे करण से अपादान के लिए होता है ना जी। तो यहाँ पे जहाँ पे से आ गया ना, लिखने में या क्रिया को करने में जो एकदम क्या है, जरूरी है, इसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकता, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? करण कारक कहते हैं। किसी को कंफ्यूजन? यानी क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक है वह क्या है? करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? और पहला आपको लिखवाया गया है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्रिया को करने वाले को, क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है? प्रथमा। दूसरा आपको लिखाया गया कर्म कारक, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है। तीसरा मैंने लिखा करण कारक। करण कारक मतलब क्रिया को करने में जो एकदम क्या है, सहायक है, उसके बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। आ रहा समझ में? उसको हम लोग कौन सा विभक्ति कहते हैं? करण कारक कहते हैं। कौन सा कारण कहते हैं? करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति लगती है। तो अब अगला इसमें लिखेंगे, ये जैसे लिख लिया ना जी, लिखेंगे यहाँ क्रिया का सहायक अंग, क्रिया का सहायक अंग कलमेन है। क्रिया का सहायक अंग कलमेन है, इसलिए यह करण कारक हुआ। इसलिए यह कौन सा कारक हुआ? करण कारक। और इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। और इसमें कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीया विभक्ति। किसी को कोई दिक्कत? अगला हम लोग आ जाते हैं संप्रदान कारक। एकदम लाइन से कारक लिखवा रहे हैं कि विभक्ति कबो ना घबराएगा, ठीक है ना? इसलिए मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है अलग अलग करा दिया है। संप्रदान मतलब किसी को कुछ देना। लिखेंगे जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है।
उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी में लिखेंगे संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति लगाते हैं? चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। यथा में लिख लेंगे भिक्षुकाय अनम देहे। यथा में हो जाएगा भिक्षुकाय अनम देहे। अभी हमने लिखवाया, सबसे आसान है ये। क्या कि जिसको कुछ देने वाली बात आ गई उसको हम लोग क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यथा भिक्षुकाय अनम देहि, यानी यहाँ पे हो जाएगा भिखारी को अन्न दो। भिखारी को अन्न दो, यानी यहाँ पे देने वाली बात आ गई कि नहीं आ गई जी? तो यहाँ पे देने वाली बात आ गई तो इसको क्या कहेंगे? संप्रदान, यानी जिसको कुछ दे दिया जाए। आरा समझ, भिखारी को दन दो, गरीब को वस्त्र दो, दरिद्राभ्य वस्त्रम देहि। दरिद्राभ्य वस्त्रम देहि, गरीब को क्या को? और इसमें देखिए चतुर्थी विभक्ति लगा है। बालकाय होता है ना जी, तब बालकाय चतुर्थी विभक्ति लगा ना जी। तो अब ये भी देखिएगा, बहुत ज्यादा बालक आ जाएगा तो लिखेगा लड़का बालका, बालका खाली बाल के है लिखाएगा। उसमें अब विभक्ति देखेंगे कि सेंटेंस। इसीलिए संस्कृत जो होता है ना, देखिए इंग्लिश में होता है, एक बार बता दिया गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या आता है? ती है तो लिखेंगे मिजार न लगेंगे, एस या एस लगा के बना देंगे क्रिया में। लेकिन ये गधाव ऐसा नहीं कहता है। इसमें क्या होता है कि अब देखना होगा कि सेंटेंसवा में क्या हो रहा है। सेंटेंसवा में करण हो रहा है कि कर्ता काम कर रहा है, कि अपादान हो रहा है, कि संप्रदान हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके आधार पर इसमें क्रिया का क्या होता है, रूप जो होता है सो। तो इसलिए थोड़ा सा भास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भिक्षुकाय अनम देहि लिख लिए सब लोग। संप्रदान मतलब समझ गए क्या होता है? दान देना नहीं, जिसको कुछ दिया जाए। जिसको कुछ दिया जाए वह क्या है? संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो लिखेंगे जैसे में लिख लिया ना, यहाँ अनम देहि, यहाँ अनम देहि संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है। इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसमें कौन सी विभक्ति हुई है? अब अगला लिखेंगे हम लोग अपादान कारक। कौन कारक लिखेंगे? अपादान कारक लिखेंगे। जहां से कोई वस्तु, जहां से कोई वस्तु अलग हो या उत्पन्न हो अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक कहलाता है।
कौन कारक कहलाता है? इसमें पंचमी विभक्ति होती है। एकदम सीरियली विभक्ति भी आ रहा है ना जी, इसलिए अलग अलग हुआ है, आसानी से ढंग हो जाएगा। इसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। यथा में लिख लेंगे वृक्षात पत्रम पतते। वृक्षात पत्रम पतते मतलब क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए इसमें मैंने लिखवाया है कि जहाँ से कोई वस्तु अलग हो रही हो या जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न हो रही हो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अपादान कारक कहते हैं। देखिए, और अपादान कारक में कौन सा विभक्ति होती है जी? पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति में बालकात लिखवाया जाता है ना जी, तब बालकात हुआ तो क्या लिखेंगे? वृक्षात। आप लोग कभी भी इसका ट्रांसलेशन अभी तक नहीं बना पाए। अगर एक बार पहले अगर हम बोले होते तो आप सब गलत कर लेते हैं। और समझ में, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आया था तो ठीक है, एग्जाम में तभी करेगा जो आपका करण बढ़िया से कारक पढ़ लिया, एग्जाम का 3 गो ट्रांसलेशन आसानी से बना सकता। अभी सूत्र लिखवा देंगे तो सब बना लीजिएगा, बट सूत्र अभी हम लोग 2-3 हफ्ता के बाद ही पहुंचेंगे सूत्र तक। ये जब तक समाप्त नहीं होगा, विभक्ति पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, उसके बाद से सूत्र में आपको डाल देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने बताया कि जिससे कोई चीज वस्तु जो है अलग हो जाए या जिससे कोई वस्तु क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। और इसमें अपादान में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? पंचमी। तो देखेंगे वृक्षात पत्रम पतते, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पेड़वा से पत्ता क्या हो रहा है जी? अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग हो रहा है तो ये अपादान हो गया। आ रहा समझ में? और यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो भी नपुंसकलिंग होता है उसके लास्ट में म लगा करके हलंत लगाया था, आपको पढ़ाया गया था ना जी? फलम, वस्त्रम, ये पुस्तकम, ये चक्रम, इस तरह से जो भी होता है। तो यहाँ पे पत्रम हो गया, यानी तो यहाँ पे नपुंसकलिंग गिर के अलग हो रहा है, मर गया है, और पत्ता का कोई लिंग निर्धारण नहीं है। और यहाँ पे पतती मतलब ये हमारा पहला टेंस का हो रहा है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका क्या हो गया? अनुवाद हो गया किसका? अपादान कारक का। अगला लिखेंगे अब क्या है? इसी में अधिकरण कारक। ये आपको 6 गो इसमें लिखवाया था ना जी। अपादान के बाद से लिखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक तो लिखेंगे अधिकरण कारक में आधार को अधिकरण कारक कहा जाता है। आधार को अधिकरण कारक कहा जाता है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी लिखो, सप्तमी बोला था, षष्ठी अपना मन से लिखेगी। षष्ठी संबंध कारक में होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इसमें कौन विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। आ रहा समझ में? तो देखिए यथा में लिख लेंगे पात्रे धृतम अस्ति। पात्रे धृतम अस्ति।
पात्रे धृतम अस्ति का मतलब बर्तन में घी है। क्या हो जाएगा? बर्तन में घी है। पात्रे धृतम अस्ति, बर्तन में घी है। यानी घी का आधार क्या है? बर्तन है। बर्तन ना रहता तो घी रहता। यानी जिसके बिना क्रिया संभव नहीं है, जिसके बिना कोई चीज जो है संभव नहीं है, और वह सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसकी मूल आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी? अधिकरण। अगर वह अधिकरण न रहेगा तो वह वस्तु ना रहेगी। आज समझ में? तो जैसे में मैंने लिखा दिया, यथा में पात्रे धृतम अस्ति, बर्तन में क्या है? घी है। बर्तन में क्या है? घी है। तो यह हमारा प्रत्यक्ष रूप से जो 6 जो है कारक थे उसको हमने कर लिया, और अप्रत्यक्ष रूप में 2 कारक है आपको। तो जैसे में लिख लेंगे, लिख लिए, लिखेंगे यहाँ पात्रे घी का आधार है, घी का आधार है, इसलिए पात्रे अधिकरण कारक हुआ। इसलिए पात्रे अधिकरण कारक हुआ। तो आगे की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार हम लोग इसको रिपीट सब लोग बोल के करेंगे। कर्ता कारक में क्या होता है जी? क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है? और दूसरा है कर्म, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? और उसके बाद से करण कारक तीसरा, यानी क्रिया के करने के लिए जिसमें अति आवश्यक जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? करण कारक। यानी क्रिया को करने में जो एकदम सहायक होती है उसको क्या कहते हैं? और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। उसके बाद से है संप्रदान कारक, यानी जिसको कुछ दिया जाए उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कौन विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। पांचवा है आपका अपादान कारक, यानी जिससे कोई चीज अलग होता है या उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपादान कारक। और अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। छठवां आपको लिखवाया गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मतलब क्रिया का जो आधार होता है या वस्तु का जो आधार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। बाकी के जो अप्रत्यक्ष 2 विभक्तियां हैं नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। चलिए बाय।